हाँ गोवर्धन दास, फांसी, अरे बाप रे बाप, फांसी, मैंने किसकी जमा लूटी कि मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी। दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है, अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच, सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास, अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो, भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे। पहला प्यादा, भगवान को जवाब तो राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो। पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी चाहिए जरूर, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो। पहला प्यादा, इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, और दूसरे और कि किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना गहराए, और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई है परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं, यवनिका गिरती है। अगला अंक है हमारा छठा अंक, ठीक है, छठा अंक है शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय, रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है, यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास, हाँ मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है, गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना, अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम ही चौपट है, तब बचने की कौन आशा है, अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा ही नहीं है जो इस फकीर को बचावे, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ बचाओ, गुरुजी बचाओ। रोता है सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला, आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं है, पैर पकड़कर रोता है। गुरु, कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ है, भौ चढ़ाकर सिपाही सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, प्रकट हो, तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, मुझको फांसी चढ़ने दो। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं और सिपाही लोग परस्पर चकित हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गबड़ा है। राजा, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। गुरु, राजा इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के आछत यानी राजा के होते हुए और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। राजा बोलते हैं। गुरु,
गुरु की पंक्ति है कि जहाँ न धर्म न बुद्धि, नीति न सुजन समाज, ते ऐसी आप हूँ नसे जैसे चौपट राज। तो ये अंतिम पंक्ति थी, ठीक है। और गुरु महंत की पंक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे क्या होती है कि अंतिम में राजा खुद ही फांसी पे चढ़ जाता है। राजा को लोग टिकती पर खड़ा करते हैं। टिकती का मतलब क्या होता है, फांसी के लिए लगाया गया तख्ता, ठीक है, उस पर खड़ा करते हैं और राजा क्या होता है, वो फांसी पे चढ़ जाता है, ठीक है। यहीं पे हमारी नाटक जो है वो समाप्त हो चुकी। और ये नाटक से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी वो मैं देखूंगी। और साथ में इसके बैक वाले जो पृष्ठ हैं उसमें कुछ दी हुई है। यहाँ पे बताया गया है कि यह नाटक इस अर्थ से समकालीन नाटक ही कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। ये पंक्ति इम्पॉर्टेंट है और पूछा हुआ है कि किसकी पंक्ति है, तो सत्यप्रकाश मिश्र की पंक्ति थी ये। एनटीए दो बार रिपीट किया है ये पंक्ति को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ नाटक हमारी समाप्त हुई। और ये जो मेरे द्वारा खुद की बनाई हुई नोट्स है जिससे मैं खुद भी पढ़ी थी। तो अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म वर्ष 1850 से 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881। ये प्रहसन है, इसमें कुल 6 अंक हैं। पहला अंक है स्थान है ब्राह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं, वही राम भजो राम भजो राम भजो भाई गाते हुए जो आए, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स है। दूसरा अंक है हमारा स्थान है बाजार। तीसरा अंक है जंगल। एक बार एनटीए पूछा है तीसरे अंक का नाम क्या था, ठीक है, 1 लाइनर में डायरेक्ट, तो जंगल। चौथा अंक है राजसभा। 5वां अंक है अरण्य, जिसमें गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। 6ठा अंक है शमशान। पात्र महंत है, गोवर्धन दास है जिसको कि पश्चिम दिशा में भेजते हैं और नारायण दास को पूर्व दिशा में भेजते हैं। बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में 1881 में लिखा गया, जो कि काशी के दशवामेघ घाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ। तो ये नाटक बस एक ही दिन में लिखकर तैयार हुआ और उसी दिन इसका मंचन भी हुआ था, ठीक है। यह भी कहा जाता है कि बिहार प्रांत के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने या राह पर लाने के लिए भारतेंदु ने यह नाटक लिखा था। भारतेंदु ने प्रहसन को हास्य रस का मुख्य खेल कहा है, क्योंकि यह मजाकिया मतलब हंसी मजाक में ही लिखा गया है, ठीक है। ये एक व्यंग्य प्रधान नाटक है। उसके बाद है कि अंधेर नगरी नाटक को शुद्ध प्रहसन की कोटि में रख सकते हैं। अंधेर नगरी को भारतेंदु का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्य प्रधान प्रहसन कहा गया है, ठीक है, जिसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, तो लोभ और भोग से संबंधित है। समर्पण आप देखे ही अभी, मान्य योग नहीं होते हैं को कोड़ो पद पाए, मान्य योग नरते जे केवल पढ़ित जाए, यद्यपि लोक की रीति यही पै अंत धर्म जय, जो नाही यह लोग तदपि छलियन अतिजंभ है। तो ध्यान रखेंगे शुरुआत में जो गीत आई थी, ठीक है, उसका क्रम के लिए कुछ शॉर्ट है, क्या है, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के भजन बिनु सूरदास तुलसीदास, ठीक है, इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए है, सूरदास तुलसीदास। नसाई का मतलब क्या होता है, नष्ट, और राई का होता है विविध कवियों में श्रेष्ठ। शालिग्राम को भोग लगाने की बात की गई है। और महंत की प्रथम अंक में पंक्ति आई हुई थी कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा दूसरा अंक। दूसरा अंक में क्या है, इसका क्रम देखिए, पहले है कबाब वाला, ठीक है, उसके बाद है घासीराम जो कि चना बेच रहा था, तौकी मैना गफुरन मुन्नी, ठीक है, ये सब क्या है, तो काशी की तात्कालीन प्रसिद्ध वेश्याएं हैं। उसके बाद है हमारा नारंगी वाली, किस किस प्रकार की नारंगी बेच रही थी, तो सिलहट की, सिलहट का अर्थ है बांग्लादेश का एक नगर, बुटवल का अर्थ है नेपाल का एक कस्बा, रामबाग की नारंगी और आनंदबाग की नारंगी, ठीक है। इसके बाद है हलवाई जो कि सभी प्रकार की मिठाई बेच रहा था, जलेबी, सेब, इमरती लड्डू, गुलाब जामुन, कचौड़ी, दालमोट, पकौड़ी। बोल रहा है जो खाए सो भी पचता, जो ना खाए सो भी पचता, ये हलवाई की पंक्ति थी। उसके बाद है कुंजरिन की है कि जैसी काजी वैसी पाजी रैयत राजी, ठीक है। कुंजरिन क्या कर रही थी, सब्जी बेच रही थी, आप देखे ही। उसके बाद है मुगल, मुगल के बाद है पाचक वाला, पाचक वाला क्या कर रहा था, चूरन बेच रहा था, और ये चूरन कौन खाते थे, तो कृष्ण मुरारी और श्याम सलोना। उसके बाद है मछली वाली और जात वाला ब्राह्मण, बनिया। सबसे पहले गोवर्धन दास पूछता है आटा कितने सेर, तो बनिया से पूछता है आटा, ठीक है। उसके बाद हलवाई से पूछता है कि नगर का नाम क्या है और राजा का नाम क्या है, ठीक है। ये दोनों बात वो किससे पूछता है, तो हलवाई से पूछता है, गोवर्धन दास, ठीक है। उसको कुल
भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, जिसका वो 3.5 सर मिठाई लेता है। उसके बाद है तीसरा अंक में क्या था कि महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। इसी में एक दोहा आया था तीसरे अंक में महंत का कि सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। चौथा अंक है जिसमें कि राजसभा होती है। राजसभा में क्या होता है, तो राजा होता है, फरियादी होता है, सेवक है। तो एक फरियादी फरियाद लेके आया था कि मेरी बकरी बड़ी मरी और कल्लू बनिया की दीवार गिरी। ठीक है, तो एक सेवक है, राजा है, मंत्री है, दूसरा नौकर है। ठीक है, इनका क्रम भी इम्पोर्टेंट है। फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चुनने वाला को क्या कहा था, राजा चुन्नीलाल भी कहा था। उसके बाद है भिस्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल को फांसी देने की बात हुई थी। पांचवा अंक है अरण्य, जिसमें गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी अनभुज राजा, टके सिर भाजी टका सिर खाजा, अंधाधुन मच्यो शबदेशा, मानहू राजा रहत विदेशा। ठीक है, तो इसमें कौन सी राग है, तो राग काफ़ी है, ध्यान रखेंगे। 4 प्यादे आते हैं और उसे कैद कर यहाँ से मतलब कि उसे पकड़ कर ले जाते हैं। उसके बाद है छठा अंक शमशान, जिसमें कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समान, ते ऐसे ही आप हु नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी में क्या है, तो हास्य रस की प्रधानता है और ये गुरु महंत की पंक्ति थी। ठीक है, जहाँ न धर्म न बुद्धि न नीति सुजन समाज। ठीक है, इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद देखिए इस नाटक के बारे में बच्चन सिंह का क्या कथन है। ठीक है, सत्य प्रकाश मिश्र की क्या कथन है, कुछ इंपॉर्टेंट कथन भी हैं। जैसे कि बच्चन सिंह का क्या कहना है कि रंगमंच की दृष्टि से उनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से, व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाट्यबिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। तो ये पंक्ति देकर पूछ देगा कि किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र तिवारी का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है या बच्चन सिंह का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चन जी की पंक्ति है। उसके बाद है कि उस युग में इतना प्राणवान, जिंदा दिल, प्रबुद्ध और जागरूक दूसरा व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो भारतेंदु के बारे में कहा गया है। ठीक है, और ये भी बच्चन सिंह का ही कथन है। उसके बाद है यदि भारत दुर्दशा नाटक भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, वो भी हमारे सिलेबस में दी हुई है। तो भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है, तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। ये कथन किसका है, तो बच्चन सिंह का है। ये जो मैं बैक वाले पृष्ठ पे पढ़ी अभी नाटक का, ठीक है, ये वही पंक्ति है। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। सत्य प्रकाश मिश्र की कथन है। ठीक है, और 21 या 23 में पूछी हुई है और उसके बाद ये 24 में भी ये PYQ रिपीट हुई है। ठीक है, और इस नाटक से संबंधित जितनी PYQ हैं, सिर्फ अंधेर नगरी की कुल PYQ जो है 18 से 25 तक में, दिसंबर 18 से लेकर के दिसंबर 25 तक में टोटल 15 PYQ मुझे मिले हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ अंधेर नगरी नाटक से हैं। ठीक है, तो वो PYQ का मैं एक शॉर्ट सा वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको वो PYQ भी सॉल्व करवाऊंगी और आप देख पाएंगे कि जितना मैं आपको बताई। ठीक है, इससे बाहर एक भी प्रश्न ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मतलब अंधेर नगरी नाटक से जो भी प्रश्न आएंगे वो आप